Hello students, today we'll be starting with a very important topic in this lecture which is known as ionization energy और ionization potential। अब आपको नाम से पता पड़ेगा, जैसे हमने पूरा एक एटॉमिक रेडियाई पे 2 लेक्चर्स पढ़े, वैसे हम आयनाइजेशन एनर्जी पे पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कैसे निकालते हैं या कॉन्सेप्ट क्या है वो सब पढ़ेंगे, और उसके बाद जो दूसरा अपना लेक्चर आएगा उसके अंदर हम जो फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले तो इस टर्म से विच इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। एक नाम और होता है इसका, आपने पहले भी सुना होगा, आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड तो पहले भी सुना होगा आपने, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, अभी शॉर्ट में इसको हम शो करते हैं किससे, आई ई से, और या फिर हम शो करेंगे इसको किससे, आई पी से। आई या आई पी कहीं पे भी अगर मैं लिखूं तो समझ जाना वो आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल है, और दोनों जो है वो क्या है, सेम। सबसे पहले तो इसकी यूनिट अपने को पता होनी चाहिए। इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल, फिक्स है इसकी यूनिट, ध्यान रखना, किलो जूल पर मोल। अब जैसे कि नाम से पता पड़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी ऐसी एनर्जी जो आयन बनाने के लिए लगती है। आयन कौन सा आयन, पॉजिटिव आयन बनाने के लिए। तो मतलब अगर हम इसको डिफाइन करें तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव the most loosely bounded electron, most loosely का मतलब एकदम सबसे वीक अट्रैक्शन जहां पे लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है वो, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल अपन किसको बोलते हैं, वो शेल जो सबसे, जिसका n का वैल्यू हाईएस्ट होता है, मतलब वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो अट्रैक्शन होगा प्रोटॉन से वो मिनिमम होगा। तो हमेशा कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कहाँ से निकलता है, आउटर मोस्ट शेल से निकलता है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम एन आइसोलेटेड मतलब सिंगल गैसियस एटम। ध्यान रखना, ये इसको स्टार मार्क करता हूं मैं, याद रखना ये चीज, आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म कैटायन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, दैट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म कैटायन। ये भले लिखने की जरूरत नहीं है डेफिनेशन में, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या होगा, कैटायन ही बना के देगा। एक मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अपन कोई एक मेटल लेते हैं, गैसियस फेज में होना चाहिए अकेला, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो इस तरीके से रिएक्शन बनाएगा वो। ये रिएक्शन क्या प्रूव करती है कि ए लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए प्लस, ये मोनो कैटायन हो गया। इसके लिए जो एनर्जी लगता है इसको बोलते हैं अपन IE1। IE1 का मतलब क्या, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी। अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूं, दूसरा इसमें से डायरेक्टली नहीं निकलता है, पहले इसमें से एक निकल चुका है, अब वापस अगर हम क्या करें, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालें तो इस तरीके से होगा। इसको बोला जाता है IE2। IE2 का मतलब वी हैव टू रिमूव द सेकंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ यूनी पॉजिटिव आयन, +1 है ना इस पे। अगर IE3 की बात करूं मैं तो क्या हो जाएगा, A3 प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा ये IE3। एक तो ये चीज हो गई, और एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको डायरेक्टली A से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, मतलब आपको क्या चाहिए, ये रिएक्शन चाहिए, तो ये रिएक्शन कैसे बनेगी, इन तीनों को ऐड करके। तो इसके लिए जो एनर्जी लगेगी, मतलब हमेशा एक एक इलेक्ट्रॉन करके निकलता है, तीनों एक साथ नहीं निकलेंगे, पहले IE1 लगेगा, फिर IE2 लगेगा, और फिर IE3। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने हैं तो यू हैव टू ऐड द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन देने जा रहा हूं मैं। द रिलेशन इज I1 इज ऑलवेज लेस देन I2 is always less than I3। क्यों ऐसा, बिकॉज एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, मोर एनर्जी लिख दो,
because more energy is always required to remove an electron from a cation. ठीक है, एक बहुत बेसिक्स का एग्जांपल लेता हूँ मैं अभी आपका. फॉर एग्जांपल कोई एक फ्रेंड है, इतना क्लोज फ्रेंड नहीं है, नॉर्मल फ्रेंड है. अब वो आपसे एक बार 100 रुपये मांगता है, आपने दे दिया उसको, चलो ठीक है, आराम से दे दिया, कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है. बोलता है मैं 4 दिन बाद आपको रिटर्न करता हूँ. 4 दिन बाद वो वापस तो आता है, लेकिन वो रिटर्न करने नहीं आता है. वो उल्टा बोलता है कि मेरे को और 100 रुपये दे दो. तो आप एक बार थोड़ा सोचोगे यार पहले वाले भी नहीं दिए हैं, और चलो दूसरी बार भी हमने सोचा कि कोई नहीं, दे देते हैं. तीसरी बार अगर वो फिर आता है 1 हफ्ते बाद, और फिर वो बोलता है कि मैं अब भी नहीं दे पाऊंगा और मेरे को और 100 रुपये चाहिए, तो आपके दिमाग में 100% ये डाउट आएगा कि ये पैसे रिटर्न नहीं करेगा. मतलब उस केस में आपको एनर्जी अपने अंदर से ज़्यादा लगानी पड़ेगी ना पैसे देने के लिए, आप नहीं देना प्रेफर करोगे. वही फंडा यहाँ पे भी है. अगर हमने कोई एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. अच्छा, जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की, ना कि इलेक्ट्रॉन देने की. पर आप उसके पास गए, उसने आपने एक और इलेक्ट्रॉन उससे निकाल दिया, 2+ हो गया. अब उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल होने के लिए. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, न्यूट्रल स्पीशीज आर ऑलवेज मोर स्टेबल, क्योंकि उनको ना इलेक्ट्रॉन लेना होता है ना इलेक्ट्रॉन देना होता है. फिर इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन आप फिर गए उसके पास, आपने कहा एक और इलेक्ट्रॉन दे दे. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी, मतलब सबसे ज़्यादा नाटक वो इलेक्ट्रॉन देने में कब करेगा, यहाँ पे. तो यहाँ मेरे को एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. दैट्स वाई I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1, या फिर हम बोले I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3, बिकॉज ऑलवेज मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ कैटायन. यहाँ तो कैटायन नहीं था, न्यूट्रल था, चलो ये दे देगा. इसके केस में प्रॉब्लम करेगा, इसके केस में और ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा. ये लॉजिक से आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. अब इसके बाद और क्या क्या इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें आती है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं. ये वाला लॉजिक आप एक बार ध्यान रखना, और इसके ऊपर कुछ और एग्जांपल्स भी आएंगे, वो भी अभी हम देखते हैं, तो आपके थोड़े और जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर होंगे. अभी थोड़े एग्जांपल्स की तरफ अपन बढ़ते हैं. एग्जांपल्स देखते हैं. ये जो हम एग्जांपल्स देखेंगे इसके बेसिस पे ही आपका एक्चुअली जो नेक्स्ट लेक्चर है वो डिपेंडेंट है कि कैसे हम एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, इन सबसे कोरिलेट कर पाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड को. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन की और फॉस्फोरस की. ठीक है, मेरे को कंपेयर करना है. सिर्फ इसमें वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमको सिर्फ क्या करना होता है, कंपेयर करना है I1 ऑफ नाइट्रोजन और I1 ऑफ फॉस्फोरस. ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आएगा. क्या मैं बोल सकता हूँ कि मैं नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जब जाता हूँ तो साइज़ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. फॉस्फोरस की साइज़ क्या है, साइज ऑफ फॉस्फोरस इज ग्रेटर देन साइज ऑफ नाइट्रोजन. तो अगर फॉस्फोरस का साइज नाइट्रोजन से ज़्यादा है तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं ना कि जो ज़्यादा लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होगा, फॉस्फोरस में होगा. नाइट्रोजन का तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कम लूजली बाउंडेड होगा. तो किस में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एटॉमिक साइज जिसका कम है उसमें अपने को अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि I1 ऑफ नाइट्रोजन is greater than I1 of phosphorus due to small size of nitrogen. Due to small size of नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का साइज क्या है, कम है, इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी. तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. अब जैसे हम इसके अंदर ये भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप कैसे देखोगे. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कंपेयर करना है, एक एग्जांपल और लेते हैं अपन. I1 आप ले लो, नियॉन ले लो आप, और आप I1 ले लो फ्लोरीन का. क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर जो है ये इसका जो कन्फिग्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, वो 1s2 2s2 2p6, और इसमें क्या होता है 1s2 2s2 2p5. I1 की बात हो रही है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन ही निकालना है. इसका जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है, स्टेबल कन्फिग्रेशन है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन है. तो इसके केस में ये नियॉन क्या करेगा, अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन देने में नाटक करेगा. सो आई कैन राइट दैट I1 ऑफ नियॉन will be greater than I1 of fluorine because of stable noble gas configuration in neon.
ठीक है, ये चीज़ क्लियर होती है। अब मैं बताता हूँ आपको कि पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा साइज किसका है, सबसे बड़ा साइज किसका है, सीजियम का, CS फर्स्ट ग्रुप में आता है, इज लार्जेस्ट इन द पीरियोडिक टेबल, hence its ionization energy is minimum। ठीक है, इसको यहाँ पे स्टार मार्क कर देना। सीजियम का साइज सबसे बड़ा है इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होता है, और नियॉन का आयनाइजेशन एनर्जी, I1 की बात हो रही है, नियॉन का आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम होता है पूरी पीरियोडिक टेबल में, सीजियम का मिनिमम होता है। अभी ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आएंगे जैसे एटॉमिक साइज का आ गया, कन्फिगरेशन का आ गया। अब उसमें क्या होगा, एक ट्रेंड भी अपन देखेंगे कि अगर अलोंग अ पीरियड हम जाते हैं तो क्या होता है, अलोंग अ ग्रुप हम जाते हैं तो क्या होता है। बट पहला प्रायोरिटी अपने को हमेशा कन्फिगरेशन को देना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपन किसको देंगे, कन्फिगरेशन को, बाद में जो बाकी वो सारे रूल्स हैं वो हम बताएंगे। तो ये आई थिंक यहाँ पे आपको ये आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ को, उनके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर एटॉमिक रेडियाई और आयनाइजेशन एनर्जी पे मिला के हम लोग जो अपना नेक्स्ट DPP है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।